हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे, जो बेसिकली इकोनॉमिक्स के टू टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में किया था कि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने कौन कौन सी डेफिनेशंस हमें प्रोवाइड कराई हैं, दी है अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, सो इस वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे। ठीक है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, तो जो हमारी छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में स्टडी करें या पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करें, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो microeconomics is the branch of social science that analyze the behavior of individual decision makers, such as household individuals and farms, and how their choices influence the consumption and allocation of scarce resources. So basically इसमें क्या आता है कि हम ऐसे बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल का, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर्म है, हाउस होल्ड है, ठीक है, वो अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को या गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, या जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सपोज करो आपके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे जो है, टाइम जो है आपका रिसोर्स है। ठीक है, अब आप के पास जो रिसोर्स है, टाइम है, अब आप टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके पास ऑप्शन दो हैं, या तो आप सो सकते हो या पढ़ सकते हो। कल आपका पेपर है या टेस्ट है। ठीक है, अगर आप अभी पढ़ोगे तो कल आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, या अभी आप सो जाओगे, तो दैट्स योर डिसीजन कि आप कौन सा डिसीजन लेते हो। टाइम आपके पास सिर्फ लिमिटेड है, 2 ही घंटे हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे आप कैसे डिसीजन लेते हो। तो ये हमारा क्या है, स्केयर रिसोर्सेस होते हुए हम कैसे हमारी जो वांट्स है उनको कैसे सेटिस्फाई कराते हैं। ओके, सो द टर्म इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, कि माइक्रोस ग्रीक वर्ड से निकला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल, की पर्टिकुलर वही है, इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, फार्म को स्टडी करना हमारे किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, सो अलग अलग फैक्टर हम किन किन को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट है इंडिविजुअल यूनिट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट लाइक पर्सन, हाउस होल्ड और एनी बिजनेस फॉर्म, ओके, उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। रिसोर्सेज स्कैरसिटी, it starts with the fact that resources, money, time, raw material are limited while human wants are unlimited. मैंने आपको उसके रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि आपके पास 2 घंटे, 2 घंटे को, टाइम भी हमारा एक रिसोर्स है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, अब आपके पास टाइम तो सिर्फ 2 ही घंटे का है, अब उस 2 घंटे के टाइम से आप कैसे चूज करोगे कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये आपकी पावर है कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द लॉजिक बिहाइंड दीज चॉइसेस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप किस तरीके से डिसीजन लोगे, किस तरीके से सोचोगे उस चीज के बारे में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। ठीक है, प्राइस थ्योरी, its central focus is how prices are set. It explains how the interaction between a buyer जो डिमांड करता है एंड अ सेलर जो सप्लाई करता है क्रिएट्स अ मार्केट प्लेस। सो सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी डिमांड कर रहे हो, और जिससे आप खरीद रहे हो, जो आपको बेच रहा है, वो सप्लायर हो गया जो आपको सप्लाई करता है। ठीक है, इन सारी चीजों में कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, और कितने वो खुद के रखेगा कि हाँ भाई मैं सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सॉरी, कि मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मैं उसमें अपनी कॉस्ट कटिंग कितनी करूंगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है मार्केट प्लेस में, उस पे कैसे प्राइस सेट होगा।
ठीक है, ये हमारी प्राइस थ्योरी बेसिकली होती है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड की है बायर ने और जो सेलर है उसको सप्लाई कर रहा है, वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट पे प्राइस सेट करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी वांट्स सेटिस्फाइंग पावर होती है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही, कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो सपोज करो आप एक गिलास पानी कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपको कितनी यूटिलिटी दे रही है, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको कंज्यूम करने से। फॉर कंज्यूमर्स द गोल इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर एवरी रुपी स्पेंड। इसमें क्या है कि आप कितने पैसे खर्च करके, कितना पैसा खर्च कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट आपको कितना सेटिस्फेक्शन देती है। और जो कंज्यूमर होता है वो रेशनल कंज्यूमर होता है, हमेशा ये माना जाता है कि कंज्यूमर रेशनल होता है। वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करता है कि जितने रुपए वो खर्च करे उसको उतनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए या उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर बिजनेसेस। द गोल इज टू यूज रिसोर्सेज इन अ वे दैट जनरेट्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस में बिजनेसमैन होता है, उसमें क्या होता है, जो जितनी भी प्रोडक्ट वो सेल करता है वो उसमें ये चाहता है कि मेरे को जो प्रॉफिट हो बिल्कुल मैक्सिमम हो। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट ना हो, मैक्सिमम जितना प्रॉफिट वो गेन कर सकता है उसको गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, तो हम रेशनल प्रोड्यूसर हुए। ओके, नेक्स्ट है मार्जिनल थिंकिंग। मार्जिनल थिंकिंग में हम क्या सोचते हैं, सपोज करो कि आपके पास 10 लेबर काम कर रही है और आउटपुट आपको 100 रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगी सब कि मैं मान लीजिए एक लेबर एक्स्ट्रा कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट कितना बढ़ेगा। ठीक है, 10 लेबर काम कर रही है, ठीक है, और आउटपुट 100 दे रही है आपको, तो 10-10 दे रही है। और सपोज करो आपने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दी लेबर को, मान लीजिए 11 लेबर होगी अब आपके पास, और जो आपका जो प्रोडक्शन है अब वो 132 हो रहा है। ठीक है, सो हम ये समझेंगे कि जो नया जो लेबर आया है, एडिशनल या एक्स्ट्रा जो लेबर आया है, उसके आने से हमारी जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। पहले तो 10-10 कर रहे थे, अब ये बढ़ गया है, 32 हो गया है, एक 32 बढ़ा है एक लेबर के आने से। ठीक है, फाइनली हम देखते हैं मार्केट एफिशिएंसी को। Finally, it looks at how will markets distribute goods to the people who value them most. मार्केट एफिशिएंसी की भाई गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो पीपल हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। सपोज करो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप उसको ऐसे ही खुले में बेच रहे हो या सेल लगा के बेच रहे हो, तो शायद उसका जो प्राइस है उसको उतना ना मिले। अगर यही प्रोडक्ट आप मॉल में या शोरूम में रख के वेल पैकेजिंग करके बेच रहे हो तो शायद कहीं एक्स्ट्रा मतलब कॉस्ट जो आपने ऐड की है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, कि जितने पैसे आपने या रुपीस आपने उसकी मतलब एडवांसमेंट करने में लगाए हैं, तो उतनी ही कॉस्ट आपको रिकवर होने के बाद उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बच जाएगा जितना आप बाहर खुले में बेच कर जो आप अर्न करने वाले थे। ओके, सो ये हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक फोकस किया है कि जो कोर पॉइंट है इनके, वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं, बेसिकली उसको स्टडी करते हैं। कोई कोई भी जो पर्सन है, कंज्यूमर है, वो कैसे डिसीजन लेता है इन द बिटवीन ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर स्टडी नहीं करते, हम पूरा वूल कंट्री या वूल इकोनॉमी या वूल इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, मतलब कंप्लीट स्टडी करते हैं उसके बारे में। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते हैं। Macroeconomics is the branch of economics that studies the behavior, structure, and performance of an economy as a whole rather than individual markets.
It focus on aggregate variable like national income, total production, and general price level to understand how a country or region functions. So माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि इकोनॉमिक्स के ऐसे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी कंट्री हो, ठीक है। सपोज करो एक कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, कब इकोनॉमी उसकी ग्रो कर रही है, ठीक है, कब एम्प्लॉयमेंट है, कब इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, हम इन सारी चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। माइक्रो में हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके स्टडी करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो या पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कोई फार्म हो। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्टली हमारा आता है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी जिसमें हमारी टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन आ ईयर, कंट्री की, ठीक है, कि एक साल में एक कंट्री में कितनी टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, इट्स द मेन स्कोर कार्ड ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। सपोज करो हम क्यों मानते हैं कि जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। सपोज करो मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट से मैं कुछ खरीदूंगा नहीं, ठीक है, या अगर मेरे पास पैसा है तो मैं मार्केट से कुछ खरीदूंगी, ठीक है। अगर मैं मार्केट से कुछ खरीदूंगी तो इसका मतलब ये मेरे पास अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को मैं स्पेंड कर रही हूँ, देन मनी का जो सर्कुलेशन है वो ऐसे ही होता रहेगा। ओके, अगर मान लीजिए इतनी गरीबी है कंट्री में या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे हम प्रॉपर वे में ना तो अर्निंग कर पा रहे हैं, अगर अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो हम स्पेंड कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको बेसिक स्कोर कार्ड बोला गया है इकोनॉमिक हेल्थ का। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारी जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। सर्विसेज है, सपोज करो हेल्थ सर्विस है, आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप हेल्थ सर्विस ले पाओगे ना। जब से हमारे पास पैसे आए हैं या जिस किसी के पास भी पैसे हैं तो वो सोचता है कि मैं अपनी हेल्थ का पूरे से पूरा ध्यान रखूं, ठीक, अपने बच्चों का ध्यान रखूं। और पहले वाले टाइम में क्या होता था कि बच्चे हैं, सपोज करो प्रॉपर मतलब प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से कभी बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती थी, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो टोटल होती है ना इन होल ईयर, ठीक है, उससे हमारी जीडीपी मेजर होती है। ओके, और इसी को जो मेन स्कोर कार्ड है इकोनॉमिक हेल्थ का वो बोला गया है। देन नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसको 4 साल पहले 15 रुपए की खरीद रही थी और अब मैं उसको 30 रुपए की खरीद रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 15 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है 15 से लेके 30 तक, तो ये क्या हुआ है, इसमें हमारी महंगाई बढ़ी है। सपोज करो आप 100 रुपए ले रहे हो और 100 रुपए में पहले आप 10 पेन खरीद लेते थे तो 10 रुपए का एक पेन हो गया, ठीक है। अब आप 20 रुपए का एक पेन हो गया और आप अब 5 पेन ही खरीद पाते हो। तो इससे क्या होता है, हमारी जो परचेजिंग पावर है ना वो कम हो जाती है। पहले मैं 10 पेन खरीद पा रही थी, अब मैं 5 पेन खरीद पा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी परचेजिंग पावर कम होगी। 10 पेन से लेके मैं 5 पेन पे आ चुकी हूँ, यानी कि 5 पेन लेस हो चुके हैं। सो जो इन्फ्लेशन रेट होती है उससे हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन अगर रेट ग्रो कर रही है और सारी चीजें स्टक हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी परचेजिंग पावर ही कम हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, इट ट्रैक्स हाउ फास्ट प्राइसेस आर राइजिंग, कि कितने जल्दी जो प्राइस है वो राइज कर रहे हैं। इट टेल्स हाउ मच डू यू मनीज परचेजिंग पावर इज श्रिंकिंग ओवर टाइम, कि जो आपकी परचेजिंग पावर है मनी की वो एक टाइम के अंदर कितनी श्रिंक हुई है, ठीक है। एक पेन आप पहले 10 रुपए का खरीद पाते थे, अब आप वो 20 रुपए का खरीद पा रहे हो। इन्फ्लेशन बढ़ गया लेकिन श्रिंक क्या होगी, आपकी परचेजिंग पावर होगी। पहले आप 20 रुपए में 2 पेन खरीद पाते थे लेकिन अब आप केवल एक ही पेन खरीद पाओगे।
अब जो है एक पेन की जो हमारी कैपेसिटी है खरीदने की वो श्रिंक हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि आपके पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी कंट्री में कितने जॉबलेस पर्सन है। ठीक है। उनका जो डाटा है कि जॉब है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। पहला जीडीपी था, फिर इन्फ्लेशन रेट, अब हम किसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। इट शोज द परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स दैट इज जॉबलेस बट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। इट रिफ्लेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लिवलीहुड्स। यानी कि आप ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो काम तो करना चाहते हैं, काम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है। ये भी मेजर करना हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट्स, देखो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो पैसे कम मार्केट में आएंगे। ठीक है। अगर कम मार्केट में आएंगे तो फिर मनी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। सपोज करो मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, मेरे को बैंक से एक लोन चाहिए। अब मेरे को बैंक से लोन चाहिए, जो बैंक की रेट है वो हाई हो चुकी है, तो मैं इस चीज का वेट करूंगी, या तो मेरे को अर्जेंसी है तो मैं लूंगी। अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि हाँ मेरे को मतलब 2 महीने बाद या 4 महीने, 1 साल बाद मैं तब तक वेट कर सकती हूँ, या मेरे को बाहर से मिल रहा है पैसा उसे कम रेट पे, तो मैं फिर बैंक के पास जाऊंगी नहीं। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट मैटर करती है। अगर इंटरेस्ट रेट बैंक में कम है, या आप जो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में वो कम रेट दे रहे हैं, तो आप उसको अपने पास भी सेव करना पसंद करते हो। ठीक है। फिर आता है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम में क्या है कि पर्टिकुलर सिटीजन की जो टोटल इनकम है वो कितनी है लोगों की। ठीक है। कि वेजेज है, वेजेज किन को मिलती है, लेबर को मिलती है, प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर को मिलता है, या रेंट किसी बिल्डिंग से उन्होंने अर्न किया है। इन सारी चीजों को मिला के जो टोटल वेल्थ होती है ना कंट्री की, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है। इट